मत चूके चौहान, चार बाग 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये लाइन सुन के आप समझ ही गए होंगे आज मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है और जो इसका फर्स्ट पार्ट है मैंने अपलोड कर दिया है। ऊपर आई बटन में लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां से जाके वो वाली वीडियो भी इसके बाद जरूर देख लेना। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में अब आगे। तो देखो, बहुत सारे सोर्सेस है जहां से हमें पता चलता है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, तो जैसे कि पृथ्वीराज रासो जो कि सबसे फेमस है, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, मुस्लिम स्कॉलर्स ने कुछ बोला है, जैन जो स्कॉलर है उन्होंने कुछ अलग बोला है। तो ये इतने सारे सोर्सेस है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो जो सबसे फेमस इसमें से पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई है, जो सोर्स है, जो इन्हीं के कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें जो हमने पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके इसमें चीज़ें बताई गई है। जैसे कि अभी जो मूवी आ रही है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, जो कि इसमें चीज़ें माना जाता है एग्जैजरेट करके बताई गई है। पर लेकिन जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, हम ये जितनी भी बुक्स है इनके अंदर जो भी कॉमन पॉइंट है हम उनको लेके बात करेंगे, जो भी हिस्टोरियन ने बताई है इनके अंदर जो भी कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी, तो वीडियो में बढ़ते हैं और आगे। तो साल 1166 गुजरात में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है, जो कि चहामान डायनेस्टी के एक राजा के घर में पैदा होते हैं। जो इनके फादर का नाम होता है वो होता है सोमेश्वर। तो बहुत ही बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है। इनके पैदा होने के बाद इनको बहुत ही बढ़िया एजुकेशन दी जाती है, जिसमें कि माना जाता है स्कॉलर के हिसाब से इनको मल्टीपल लैंग्वेज आती थी, जिसके अंदर ये मल्टीपल लैंग्वेज बोल लेते थे और लिख भी लेते थे। तो ये सारे सोर्सेस से हमें पता लगता है जिनके बचपन था वो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड और साथ ही साथ जो इनकी धनुर्विद्या में थी उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ही कुशल थे। तो लेकिन जैसे ये थोड़े बड़े होते हैं, 11 साल की उम्र में अनफॉर्चुनेटली जो इनके फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक और बात बोली जाती है, माना जाता है जब ये 11 साल के थे इनके जो पिताजी है वो इनको राजगद्दी पे बिठा के, अपने थ्रोन पे बिठा के वो फॉरेस्ट की ओर चले जाते हैं। पर जो ये वाला फैक्ट है इसे इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, जो एक राजा है किसी डायनेस्टी का, वो अपना जो थ्रोन है अपने 11 साल के बेटे को कैसे दे सकता है? इतना बड़ा राज्य अपने 11 साल के बेटे को दे के फॉरेस्ट की ओर नहीं जा सकता। तो इसलिए माना जाता है ऐसा नहीं हुआ होगा। तो अनफॉर्चुनेटली इसके जब फादर की डेथ हो जाती है, ये 11 साल की एज में थ्रोन पे बैठ जाते हैं। तो देखो, अब इतना छोटा बच्चा एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक डायनेस्टी, एक राज्य को इतना संभाल नहीं सकता है। तो इसलिए 3 साल तक, 1180 तक जो इनकी मदर थी उन्होंने वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। और जब ये 14 साल के हुए तब ये वहाँ पर थ्रोन पर बैठ जाते हैं। और वहाँ पर सिर्फ 14 साल की एज में, सोच के देखो, 14 साल का एक बच्चा उस सीट पे बैठ के उस थ्रोन को संभाल रहा है, उस राज्य को संभाल रहा है। तो जैसे ये सीट पे बैठते हैं, इनका सबसे पहला युद्ध जो होता है वो होता है अपने ही कज़न के खिलाफ। कौन? जो कि नागार्जुन इनके कज़न का नाम होता है। वो इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। इसलिए जैसे इनकी फादर की डेथ होती है वहाँ पर थ्रोन पर वो बैठेंगे, उसके लिए वो रिवोल्ट कर देते हैं। फिर माना जाता है ये उनको सप्रेस कर देते हैं, वहाँ पे जाके युद्ध करके जो उसका रिवोल्ट है उसको सप्रेस कर देते हैं और उसकी जो टेरिटरी जो वहाँ पे वो रिवोल्ट करता है उसे कैप्चर कर लेते हैं। फिर उसी के बाद ये इनका दूसरा युद्ध होता है जो कि भटनाकाश डायनेस्टी होती है उनके खिलाफ। वहाँ पर इनका युद्ध होता है अलवर में, जो कि आज प्रेजेंट डे अलवर में है। वहाँ पर ये डायनेस्टी होती है, उसको भी ये जीत जाते हैं। फिर तीसरा युद्ध होता है जो कि चंडेलास के खिलाफ होता है, यानी कि जो कि आज प्रेजेंट डे बुंदेलखंड है। वहाँ पर जो राजा थे उनके साथ युद्ध होता है और उनको भी ये हरा देते हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट इनका अगला चौथा युद्ध होता है जो कि होता है गुजरात के चालुक्य डायनेस्टी के साथ, जो कि मानी जाती थी उस समय काफ़ी ही ताकतवर थी। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग राजा थे, उनको भी ये हरा देते हैं।
तो क्या करते, यहाँ से गुजरात आ गया, इन्होंने अलवर के वहाँ पे भी एक्सपेंड कर लिया, मतलब कि जो राजस्थान पे बैठे थे अजमेर में, वहाँ से इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। फिर उसी के बाद ये कन्नौज के गढ़वाला, जो कि वहाँ पर राजा जयचंद थे, वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग, मतलब ये समझ लो वहाँ पे पृथ्वीराज के बाद वही थे जो सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, उनको भी ये हरा देते हैं और उनको भी अपना बैसाल स्टेट बना लेते हैं। तो बैसाल स्टेट का मतलब क्या होता है कि राजा यही रहेंगे, जिसको भी हराया राजा वही रहेंगे, पर जो इनके ऊपर रूल करेगा वो करेंगे पृथ्वीराज चौहान। ये अपने अपने स्टेट में रूल कर सकते हैं, पर जो इनके ऊपर होंगे वो पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज की नीति थी वो किसी भी राजा को जान से नहीं मारते थे, वहाँ पर वो युद्ध करते थे और उनको हरा के उससे अपना बैसाल स्टेट एक तरह से बना लेते थे। तो जैसे ही एक कन्नौज को हरा देते हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है। फिर जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि कैसे जो मोहम्मद गौरी है, जो उसका गुरिड एम्पायर है, वो उसे एक्सपेंड कर रहा था, यानी कि वो उसे अफगानिस्तान से एक्सपेंड करता हुआ इंडिया तक आ गया था। इंडिया में कहा, जो वेस्टर्न पंजाब है वहाँ तक इसने अपना एम्पायर एक्सपेंड कर लिया था। और यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी लगातार अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते जाते, एक के बाद एक राजपूत जो भी थे वहाँ पर राजा, उन सबको हराते हुए उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एमपी, गुजरात, यूपी, ये सब जगह में जो अपनी वो एम्पायर है एक्सपेंड कर लिया था। अब देखो उन्होंने एक्सपेंड तो करा, पर अब इस एक्सपेंशन में उनके दुश्मन भी बने, क्योंकि अब ऐसा एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है दुश्मन तो बनेंगे ही। तो देखो अब यहाँ पर दो राज्य, दो एम्पायर, जो कि था एक चौहान का एम्पायर यहाँ की चहामांस, ठीक है, और जो वहाँ पर था गुरिड एम्पायर। अब इन दोनों की बॉर्डर शेयर होती थी, कहाँ पर, पंजाब में। वेस्टर्न पंजाब में था गुरिड और ईस्टर्न पंजाब में थे ये पृथ्वीराज चौहान, तो इनका बॉर्डर वहाँ पे मिलता था। अब देखो कई सारी बुक है जिनके हिसाब से बताया गया है इन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। कोई बताता है 8 बार लड़ाई हुई थी, कोई कहता है 16 बार हुई थी, किसी में बताया जाता है 21 बार, किसी में 22 बार। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेनली बताया जाता है इनकी 2 वॉर हुई थी, जिसे बैटल ऑफ तेराइन बोला करते हैं, ये मेन हुई थी। अब देखो अलग अलग जो ये इतनी सारी वॉर बताई जाती है दूसरी, वो क्या हुआ होगा, तो देखो वो ऐसा हो सकता है जब दो इतने बड़े एम्पायर एक साथ जब उनका बॉर्डर शेयर होता हो, और जो गौरी है उसका मेन रीज़न था इंडिया में आने का एक्सपेंशन, तो वहाँ पर जो इनकी सेनाएं है उनकी झड़प जरूर हुई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बोला गया, किसी ने बताया 8 हुई है, किसी ने बोला 16, किसी ने 20, 21, ये सब युद्ध इनके बीच में हुआ है, पर जो मेनली हुआ है वो 2 ही हुए हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो इनका युद्ध कैसे हुआ, जो 2 बैटल ऑफ तेराइन इनके बीच कैसे हो गई। जो मोहम्मद गौरी है उसने क्या करा, जो पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी थी पंजाब वाले रीजन में, वहाँ पर क्या करता है, बठिंडा में ये इन्वेड कर जाता है, बठिंडा को कैप्चर कर लेता है। अब जैसे ही ये बात उनको पता लगती है पृथ्वीराज चौहान को, वो अपने साथ जो भी राजा थे, राजपूत जो भी राजा थे, उनके साथ लेके सेना वहाँ पर बढ़ जाते हैं उससे युद्ध करने के लिए। अब जो वो गौरी था वो बठिंडा कैप्चर करके वापस जा रहा था, पर जैसे ही उसने सुना कि पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके आ रहा है, तो वो वापस आ जाता है उनसे पृथ्वीराज चौहान से लड़ने। तो हरियाणा में ही एक जगह है जिसका नाम है तेराइन, तो इसी तेराइन की जगह पे यहाँ पे लड़ाई हुई थी, जिसके बाद इसको बोला गया बैटल ऑफ तेराइन। तो 1191 में सबसे पहली इनकी लड़ाई होती है, यानी कि युद्ध होता है बैटल ऑफ तेराइन में। अब जो पृथ्वीराज चौहान थे वो एकदम इतने पावरफुल राजा थे, तो ये समझ लो जो उनकी नॉर्थ इंडिया में तूती बोलती थी वहाँ उस समय, कोई भी वहाँ पर उनसे फालतू नहीं बोलता था। तो अब जैसे ही गौरी वहाँ से आया, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की सेना दोनों तेराइन के मैदान में खड़े हुए, वहाँ पर इनका युद्ध हुआ। तो जो पृथ्वीराज की सेना थी उन्होंने गौरी की जो सेना थी उसे भगा कर ये समझ लो मारा, इतनी बुरी तरह मारा, उसकी पूरी तहस नहस कर दी थी जो भी सेना थी वहाँ पर पहले युद्ध में तेराइन के। और जो पृथ्वीराज चौहान के भाई होते ये समझ लो उन्होंने मोहम्मद गौरी को जान से मार ही दिया था। पर उसके बाद अलग अलग यहाँ पे एक तरह से अलग अलग सोर्सेस में बताया जाता है, जैसे ही वहाँ पर वो घायल हो गया, जब पृथ्वीराज चौहान के भाई ने मोहम्मद गौरी को मारा, तो वहाँ पे क्या हुआ अलग अलग ये बताया जाता है। एक में बताया जाता है कि सबसे जैसे ही वो वहाँ पे घायल होके गिरा, तो उसका कोई सैनिक था, उसने फटाफट उससे घोड़े पे बैठाया मोहम्मद गौरी को और लेके उसे भाग गया। और दूसरा बताया जाता है कि जो ऐसे ही वहाँ पे वो गिरा घायल होके,
तो उसे कैप्चर कर लिया गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान की सेना थी उसके द्वारा। फिर वहाँ पर एक तरह से उसने अपनी रहम की भीख मांगी कि मुझे छोड़ दो, तो यहाँ पर जो थे उन्होंने छोड़ दिया इसे। और जो तीसरा बताया जाता है, माना जाता है जब इसकी सेना हार गई थी और वहाँ से भाग रही थी, तो ये भी उसी के साथ भाग गया। पर देखो जो भी हुआ हो, इन तीनों में से ये फाइनल बात थी, ये वहाँ पर हार गया था, बहुत ही बुरी तरह हारा था, ऐसा वैसा नहीं, बहुत बुरी तरह, बस मरते मरते बच गया था। और यहाँ पर जो एक गलती हो जाती है, किससे? पृथ्वीराज चौहान से, इसको जिंदा छोड़ देते हैं। ये गलती उनसे हो जाती है, इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इसी के अगले साल 1192 में ये दोबारा आता है और दोबारा लेटर लिखता है पहले उनको, पृथ्वीराज चौहान को, कि मैं आ रहा हूँ सेना लेके लड़ाई के लिए। तो जैसे ही ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता लगती है, वो दोबारा अपनी सेना इकट्ठी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आसपास के जो भी स्टेट होते हैं सबको बोलते हैं, राजपूत को, कि आओ अब उनके साथ युद्ध करेंगे। तो उन्हीं में से एक राजा थे जो कि थे कन्नौज के जयचंद, राजा जयचंद। वो जो होते इस वाले युद्ध में भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो उनकी बेटी थी संयोगिता, उसको जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं माना जाता है वो भगा के उसके साथ शादी कर लेते हैं। भगाने का मतलब यहाँ पे दोनों साइड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तभी उनको भगा के उसके साथ शादी कर ली। तो इसी का बदला लेने के लिए मानो इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है एक तरीके से। जो राजा जयचंद वो बिल्कुल भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते, वहाँ पर उनकी बेइज्जती हो गई थी जब ये भगा के लेके गए थे। तो एक कहानी तो ये भी बताती है कि जो दूसरी बार मोहम्मद गौरी आया था, वो राजा जयचंद ने ही उसे यहाँ पर बुलाया था, वो इसके साथ मिल गए थे। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो देखो जैसे ही वो सेकंड टाइम आया, कौन? मोहम्मद गौरी, लड़ने के लिए 1192 में दोबारा वही तेराइन की जगह पे इनकी लड़ाई हुई, जिसे बैटल ऑफ तेराइन बोला गया, बैटल ऑफ तेराइन सेकंड। तो यहाँ पर अब जो था गौरी समझ गया था, उसने अब इतना दिमाग लगा के आया था वो, इस बार वो 1,20,000 सैनिक के साथ आया था। पर जो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी सेना में थे 3 लाख से ऊपर सैनिक। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो डायरेक्ट उनसे लड़ता पृथ्वीराज चौहान से, जैसे कि पहले वो क्या करता था, वो डायरेक्ट लड़ गया था पृथ्वीराज चौहान से, तो इतनी बुरी तरह हार के गया। तो इस बार इसने सोचा था डायरेक्ट तो वो नहीं लड़ने वाला। तो अब यहाँ पर भी 2 कहानी बताई जाती है, जैसे कि क्या, एक बताया जाता है जब ये यहाँ पर रात हो रही थी, तो अचानक से अब दोनों के तंबू वहाँ पे लगे हुए थे, मतलब अपने अपने टेंट लगा के दोनों की सेनाएं थी। तो रात को हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे धर्म युद्ध लड़े जाते हैं। हम क्या करते हैं, किसी पर भी अगर यहाँ पे कोई गिर जाए, निहत्था हो, तो उस पर वार नहीं किया जाता। अगर रात हो जाए, जैसे ही सूरज अस्त हो जाता है, वहाँ पर युद्ध रोक दिया जाता है। अब ये जो लुटेरा था, ये आए थे, ये किसी रूल को नहीं मानते। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब उनकी सेना सो रही होती रात को, जो मोहम्मद गौरी है उसकी सेना वहाँ पर आके अचानक से हमला कर देती है, जो पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर, टेंट पर। तो जैसे ही वो वहाँ पर हमला करते हैं, वो भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज की सेना है वो जैसे तैसे इन्हें संभाल लेती है, इतना उनके ऊपर नुकसान नहीं होता है। अब लेकिन जो गौरी था उसने एक बहुत तगड़ा दिमाग लगाया था। उसने क्या करा था, अपनी सेना को 5 टुकड़ी में बांट दिया था। एक टुकड़ी उसने अलग से छुपा के रख ली थी बाद में लड़ाई के लिए। तो 4 टुकड़ी के साथ लड़ रहा था। तो 4 टुकड़ी के ऊपर जो पृथ्वीराज की सेना थी वो दोबारा अब इतनी भारी पड़ गई, उनको भगा भगा के मारा जा रहा था। तो जैसे ही वो हारने लगे तो वो क्या करे, वो पीछे भागने लग गए। तो ये देखकर जो पृथ्वीराज की सेना थी वो उसके पीछे भागी। अब जैसे ही वो उनके पीछे भागे और जो एक टुकड़ी बचा के रखी थी गौरी ने, उसको इशारा कर दिया, वो उनके पीछे आ गई। अब वो उनके पीछे आके क्या हुआ, वो बीच में ही फंस गए जो पृथ्वीराज की सेना थी। तो इसकी वजह से उनकी जो सेना का नुकसान था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये देखकर जो पृथ्वीराज चौहान थे वो आगे आ गए। अब वो जैसे ही आगे आए तो उनको वहाँ पर जो गौरी के वो जो सैनिक थे उनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया। एक तो कहानी ये बताई जाती है, और जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो ये बोला जाता है जब ये दोनों वहाँ पर युद्ध करने आए, इन दोनों का युद्ध स्टार्ट हुआ। दोनों युद्ध करते करते रात हो गई। तो जैसे ही रात हुई, जो पृथ्वीराज चौहान वाली साइड थी उनके सैनिक थे वो आराम से वो रुक गए, मतलब एक तरह से बैठ गए आराम से। और वो जो थी गौरी की सेना, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं देखा। रात को भी उन्होंने हमला करते रहे, और वही जो उन्होंने 5 टुकड़ी का प्लान बनाया था, 4 से लड़े और एक को छुपाया, फिर भागने की एक्टिंग करी जैसे कि वो हार रहे हैं, और पीछे से दूसरी आके उन्होंने वहाँ पर मार दिया, और जो वो पृथ्वीराज चौहान है उनको कैप्चर कर लिया। तो देखो ये 2 कहानी बताई जाती है जिसकी वजह से धोखे से पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने कैप्चर कर लिया।
अब जैसे ही ये कैप्चर कर लेते हैं, अब इसके बाद भी जो कहानी है, अब बहुत सारे सोर्सेज है जो अलग अलग वहाँ पे अलग अलग बातें बताई जाती है कि पृथ्वीराज की डेथ कैसे हुई थी। अब यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज है जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कैसे इनकी डेथ हुई थी। अगर हम पृथ्वीराज रासो के हिसाब से चले तो हुआ क्या था, जो गौरी था वो पृथ्वीराज चौहान को लेके गजनी चला जाता है और वहाँ पर जो था उनकी आंखें जो होती है उनको ब्लाइंड कर देता है। और जो चंद्रवरदाई होते हैं, जो इनके कोर्ट पोएट होते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, वो इनके पीछे भाग के जाता है जब वहाँ पर ये देखते हैं कि उनकी आंखें जो थी डिफेक्टिव कर दी गई है, उनको ब्लाइंड कर दिया गया है। तो वहाँ पर प्लान बनाते हैं, गौरी को बोलते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण भी चला लेते हैं। तो ये कह के एक वो करवाते हैं, वहाँ पर एक तरह से प्रोग्राम कराते हैं जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है और वो उनको दिख नहीं रहा होता और वो उनसे एक निशाना लगवाया जाता है। तो वहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग पे लाइन बोली थी, वहाँ पर वो लाइन वहाँ पर वो कविता बोलते हैं, जो तीर है वो सीधा जाके गौरी को लगता है, वो वहीं मर जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस है वो यही मानते हैं पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाके वहाँ पर मार दिया गया। और 2020 में एक न्यूज़ भी आई थी जहाँ पर बोला गया था कि लोग डिमांड कर रहे थे जो पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पर कबर है वहाँ से जो उनको है वो वापस इंडिया में लाएंगे और जो भी हमारे यहाँ पे रिचुअल्स किया करते हैं मरने के बाद वो हम सारे परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा गया है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। और जो तीसरी बात है वो ये बोली जाती है, जो पृथ्वीराज चौहान है उनको मारते नहीं है, उसको जिंदा छोड़ देते हैं उनको। और जो उनका अजमेर राज्य है उनको वापस दे देते हैं। वापस दे के उनको क्या कहते हैं, वो बेसाल स्टेट बना लेता अपना। कौन? गौरी। अब गौरी के अंदर काम करेंगे। पर ये भी इतनी थ्योरी मानी नहीं जाती। लेकिन एक बात तो ये बोला जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको मारने के बाद जो इनकी फैमिली मेंबर थे उनको एक तरह से गद्दी पे बैठा देता है अजमेर वाली और अपना बेसाल स्टेट बना देता है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कॉइन पाए गए थे जहाँ पर एक साइड मोहम्मद गौरी की फ़ोटो थी और दूसरी साइड पृथ्वीराज चौहान की थी। तो इससे ये पता लगता है कि वो एक तरह से बेसाल जो स्टेट है वो गौरी का वो बन गए थे। ठीक है, तो ये 3-4 कहानियाँ हैं जो इनके डेथ के ऊपर बताई जाती है। और इसके बाद जो गौरी होता है वो एक तरह से अपना एक स्लेव है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे दिल्ली के तख्त पे बैठा देता है और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत अब यहाँ पर उनका रूल स्टार्ट हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी और वैल्यूएबल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना। तो मिलते हैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।